तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन को सॉल्व करने वाले हैं और काफी अच्छा कंटेंट होता है, इसका भी एग्जाम में फंसता भी है, बहुत अच्छा फंसता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आवाज मिल पा रही है? आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आगम का सही विलोम शब्द आपको बताना है। आगम का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आगम का सही विलोम, इसका आपका जवाब क्या होगा? चलिए आगम मतलब न चलने वाला, है ना, मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है सुगम हो जाएगा। आगम क्या होता है? सुगम हो जाता है। ऑप्शन में आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के मोहरे आपको बताना है। कह रहे अंगूठा चूमना मोहरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमना मोहरे का अर्थ में से क्या होगा? टू का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर टू का हो जाएगा चापलूसी करना। क्या हो जाएगा? चापलूसी करना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वो एक दो क्वेश्चन आपके हैं स्टार्टिंग में, वो क्राफ्ट करने में सही से क्वालिटी नहीं आई है, पूरी पीडीएफ नहीं है, दो तीन क्वेश्चन आपके हैं जो भद्दे दिख रहे होंगे, पूरी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला है, अंगारों पर लौटना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगारों पर लौटना मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना दुख सह लेना, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, यहाँ पर दुख सह लेना, दुख सह लेना, या बोलते हैं डा होना, एक लैंग्वेज बोलते हैं डा होना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। कह रहा विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन होती जा रही है। संवेदनशीलता जो आपकी है वो कैसी होती जा रही है? तो वो आपकी होती रही दुर्लभ होती जा रही है, अर्थात जो संवेदन क्षमता है वो दुर्लभ होती जा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, व्यायाम से शरीर होता है, व्यायाम से शरीर होता है। चलिए भाई, व्यायाम से शरीर क्या होता है? विकसित होता है, सौम्य होता है, सुंदर होता है, या पुष्ट होता है? क्या जवाब देंगे? तो व्यायाम से शरीर क्या होता है? पुष्ट होता है। क्या होता है? पुष्ट होता है। ठीक है, ए नंबर मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि विकसित तो ऑलरेडी हो ही रहा है, यहाँ पर पुष्ट होता है, बोलते हैं हष्ट पुष्ट हो गया है। ठीक है, सुंदर मत लगाइएगा, क्योंकि सुंदर मतलब क्या होता है? व्यायाम करने से अगर सुंदर होता तो जितने भी कल्लू भैया हमारे हैं सभी कल्लू भैया गोरे भैया हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि व्यायाम करने से सब कल्लू से गोरे हो जाएंगे, याद रखिए यहाँ पर शरीर क्या होगा? पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है, आदर शब्द से विशेषण आपको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए यहाँ पर 6 का आंसर अगर हम बात करते हैं 6 नंबर की, तो आपका हो जाएगा आदर्श का, आदर्श शब्द से बना विशेषण होता है क्या? यहाँ पर आदरणीय जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर कल्लू बोल दिया तो काफी लोग तो यहाँ पर हंसने लगे हैं भैया, उनके पास मेलेनिन की जो कह सकते हैं क्षमता होती ज्यादा होती है, अर्थात मेलेनिन जो एक तत्व पाया जाता है वो जो रंग को निर्धारण करता है वो उनके पास ज्यादा होती है। जिसके पास मेलेनिन कम होती है उसका रंग गोरा होता है, जिसके पास मेलेनिन ज्यादा होती है वो ज्यादा आपका कह सकते हैं काला होता है। ठीक है, अच्छी बात है कि सर्दी भी नहीं लगती है उनको। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दिया प्रश्न में आपको त्रुटि आपको बताना है, कि अगर त्रुटि है तो आपको यहाँ पर लगाना है और नहीं तो आपको डी आंसर सही करना है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, यहाँ पर त्रुटि है या नहीं है? 7 का ऑप्शन बताइए क्या त्रुटि हो सकती है? प्रत्येक देशवासियों को, क्या इसमें दिक्कत आपकी दी गई है? तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए कि प्रत्येक देशवासी को यहाँ पर देश की सेवा में करना चाहिए, अर्थात ये नंबर हो जाएगा प्रत्येक देशवासी। ठीक है, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा करना चाहिए, वो भी तन मन धन के हिसाब से। यहाँ पर प्रत्येक दे दिया है ना, इस वजह से क्या यहाँ पर प्रत्येक दिया है तो इसको भी आप देशवासी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, इसमें बताइए त्रुटि है या नहीं है? यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है? चलिए 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, तो ऑप्शन हमें ऐसा लग रहा है सी वाले में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? तो यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर दिया गया ना एक गेंदे की माला, क्या एक गेंदे की माला होती है क्या भाई? एक तो होती नहीं कि एक गेंदा माला लगा दो तो माला बन जाएगा, है ना, तो गलती आपकी हो गई, इसमें हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, उसके नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और विकल्प को यहाँ पर लॉक करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया क्या? समानार्थी, उपादान का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर देना है उपादान का समानार्थी। तो उपादान का समानार्थी होता है क्या? कारण होता है या साधन बोल देते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर है। यहाँ पर उपादान का समानार्थी कारण होता है या तो उसे हम बोलते हैं साधन, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है अरविंद, और अरविंद का समानार्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कि आप देखे होंगे कि हिंदी की क्लास में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो यहाँ पर देखो अरविंद का समानार्थी होता है कमल होता है। क्या होता है साथियों? कमल होता है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है वाक्य खंड के लिए उसके दिए गए निर्देश आपको बताना है। वाक्य खंड में से आपका कौन सा शब्द इनमें से राइट हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन दिया है कि हर काम को देर से करने वाला,
हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं? जो हर काम देर से करता है उसे बोलते हैं दीर्घसूत्री। क्या कहते हैं? यहाँ पर 11 का ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा, दीर्घसूत्री कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, दीर्घसूत्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत पढ़ी लिखी महिला, जो बहुत पढ़ी लिखी महिला होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो बहुत वो पढ़ी लिखी महिला होती है बोलते हैं विद्वान है। विद्वान का होता है क्या? विदुषी होता है, सिंपल सी बात है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है, तो आंसर क्या बनेगा? बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, नीचे प्रत्येक वर्ग में विकल्प दिए हैं, तत्सम शब्द आपको छांटना है, तत्सम शब्द में से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है तत्सम क्या हो जाएगा? 13 नंबर में यहाँ पर दिया अश्रु, रेडियो, पगड़ी और कान। पगड़ी तो हो नहीं सकता क्योंकि देशज आपका है। अश्रु जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमने बताया था जो कि आपके जो संयुक्त वर्ण होते हैं, छत्र, ज्ञ, परिश्रम वाला श्रा, साथ में कभी भी रा उड़ा हो शब्द के ऊपर या नीचे उड़ा होता है, या तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं वा वर्ण होता है अधिकतर, है ना, तो ये आपके होते हैं क्या? आपके तत्सम होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसे वक होता है, वक वक मतलब क्या होता है? ये आपका तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव होता है बगुला। क्या होता है? बगुला होता है। तो व का परिवर्तन बा में आपका हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। एक रूल और होता है कि आपका ये वाला सा का परिवर्तन किस में होता है? इसमें से आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए और एक होता है क्या? तो आपका खा का परिवर्तन छा में हो जाता है। तो ये कुछ रूल होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, पड़ोसी, गोधूम, बहु और आपका शहीद, इनमें पूछा गया था तत्सम, तो क्या हो जाएगा? गोधूम। गोधूम होता है किसका? गेहूं का होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? बताइए क्या हो जाएगा? देश को प्रेम करने वाला बोलेंगे, देश प्रेम, देश को प्रेम, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास इसका आंसर बनेगा, सी नंबर तत्पुरुष समास इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, चिन्ह किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? चिन्ह बताइए भाई, जो चिन्ह सही होगा वो कौन सा हो सकता है? ए नंबर होगा या बी नंबर होगा? दोनों में एक आपको होगा, डी नंबर नहीं होगा। यहां पर होगा ऑप्शन आपका यहां पर बी नंबर, जो ऑप्शन 16 का बी नंबर है, ये जो आपका चिन्ह है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अर्थात ये जो हा होता है उसमें से नीचे आपका हल्का सा लगा है, ये आपका निशान होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर बनेगा, ना कि डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा। तो भाई वचन होते हैं आपके कितने? दो ही होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो भाई यहाँ पर निश्चयवाचक में क्या होता है? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यह और वह, क्या यह और वह आपके होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, शुद्ध वाक्य को चयन करना है कि भारत में अनेक जाति, देखो यहाँ पर जाति है और यहाँ पर है दिया गया है, यहाँ पर अनेक है, तो आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अनेक के हिसाब से जातियां होना चाहिए। मतलब देखिए 19 ऑप्शन 19 का जो आंसर बन सकता है कौन हो सकता है? अनेकों का भी प्रयोग नहीं किया था हिंदी में, याद रखिए, अनेकों का कभी प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर डी वाला भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं, जिसका आंसर आया इसी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। एक खग का अर्थ दिया गया पक्षी और एक खग का अर्थ इनमें से क्या हो सकता है? चलिए खग का एक अर्थ आपका पक्षी दिया है, तो इसका दूसरा अर्थ हो जाता है क्या? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु। अब देखिए खग के जो अनेकार्थी होते हैं, पक्षी होता है, बाण होता है, सूर्य होता है, ग्रह होता है, चंद्रमा होता है, देवता भी होता है और वायु भी होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक जो ऐसे बताएं और आपको जितनी दिक्कत होती है, हमें पता है दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में होगी, अनेकार्थी शब्द में दिक्कत होती है, तो आप नोट कर लीजिए खग के पर्यायवाची होते हैं, कह सकते हैं अनेकार्थी जो होते हैं वो पक्षी, बाण, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, देवता, वायु ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, यहां पर बताइए आपका आंसर 21 का क्या हो जाएगा? तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मतलब होता है, यहां पर आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर बी नंबर हो जाएगा, असंगत बातें करना। क्या? ऑप्शन बी बनेगा, असंगत बातें, इसका आंसर राइट हो जाएगा, असंगत बातें करना। अगला क्वेश्चन दिया है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह आपसे पूछा गया है। पढ़ी होगी मतलब यहां पर आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहां पर कर्ता कारक। क्यों? कि बालक ने, और ने किसके लगे साथ लगा है? तो कर्ता के साथ लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो गद्यांश दिया गया है और प्रेमचंद के बारे में दिया गया है, तो इसे देखा जाए तो प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी भी होगी तो आराम से कर सकते हैं, और यहां पर इसके गद्यांश को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ गया है जो कि सामान्य जानकारी से है, कह रहा आपसे कि किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? चलिए बताइएगा कि किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। मतलब ये हुआ कि अकबर ने संरक्षण तो दिया था, लेकिन अकबर से पहले यहां पर तानसेन को जो संरक्षण दिया था अपने दरबार में, वो किसने दिया था? यहां पर आंसर लॉक करना है। तो देखिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने लोग भाई जुड़े एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और हमने बता दिया हमारे चैनल से जुड़े हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी प्रकाशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, प्ले लिस्ट आपकी बनी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से अपडेट आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखो दिया किसने अकबर के पूर्व
तानसेन को संरक्षण दिया था? 51 का ऑप्शन क्या होगा? 51 का ऑप्शन बनेगा रीवा के राजा रामचंद्र सिंह। इसका आंसर बनेगा रीवा के राजा रामचंद्र सिंह। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन का क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था क्या? रामतनु पांडे। क्या याद रखिए? रामतनु पांडे इनका कह सकते हैं नाम था, याद रखिए रामतनु पांडे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? यहाँ पर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा चित्तौड़ सिंह। कौन है आपके? चित्तौड़ सिंह ने किया था रामोसी विद्रोह। 52 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1822 से लेके 39 तक। कितने से? तो 1822 से लेके आपके 39 तक। कितना? 1839 तक ये आपका युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और कह सकते हैं रामोसी विद्रोह पूना में एक रामोसी जनजाति है। ठीक है, पूना में एक रामोसी जनजाति है, उसने अपने सरदार अर्थात सरदार के चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन देखो हमेशा पूछा जाता है, यूपीपी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जो दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर दिए थे आपके औरंगजेब ने। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर कि औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। जो राजा जयसिंह थे अर्थात कह सकते हैं सवाई राजा जयसिंह जो थे, इनका जन्म हुआ था राजस्थान के अजमेर में। कब हुआ था? तो 1688 में इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? चलिए, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? ये मेमोरी होती है कौन सी? तो आपकी बायोस हो जाएगा। इसका जो आपका 55 का ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा बायोस, मतलब BIOS। क्या बोलते हैं इसे? BIOS बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है। यह कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश होता है उसका समूह होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए, मेमोरी तो आपकी दो होती हैं। आपकी रैम हो गया मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, और यह जो रैंडम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, जो मेगाबाइट में आपकी मापी जाती है। ठीक है, और जो रोम होता है वो होती है आपकी, जैसे मोबाइल है रोम है, तो ये स्थायी मेमोरी आपकी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तरफ से क्रिस्पर तकनीकी, क्या दिया है? क्रिस्पर तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में लिया जाता है? देखिए 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। वंशानुगत बीमारी, अगर कोई वंशानुगत बीमारी है तो उसके इलाज के लिए ये आप कह सकते हैं उपचार लिया जाता है। किसके उपचारण? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। वैसे आपको पता है कि जल्दी इसका उपचार नहीं हो पाता, फिर भी प्रयास किया जाता है। कैसे? जीन का अल्टरनेट करके जीन को बदला जा सकता है, थोड़ा सा प्रयास किया जा सकता है, और यहां पर यह आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो यहां पर जो आपका होता है कौन सा? टायरोसिन। कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। टायरोसिन है, टायरोसिन ये आपका नहीं कह सकते हैं आपका अम्ल बनाता है, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? 58 नंबर में। तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर देखिए सी नंबर आपका प्लेटिनम। कौन सा भाई? तो आपके विकल्प के आधार पर सबसे कठोरतम धातु क्या हो जाएगी? इनमें से आपका प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, अच्छा हीरा की अगर बात करते हैं, हीरा तो हीरा जो कि कार्बन का सुद्रूप होता है और पदार्थों में सबसे कठोरतम होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? भाई तरल पदार्थ है, उनके अलग अलग पदार्थों में उसकी क्वथनांक की आपकी कह सकते हैं जो समय सीमा या कह सकते हैं भिन्नता होती है, वो किस कारण से? तो यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, दाब में भिन्नता के कारण। किसके कारण? तो दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थों या द्रव में क्वथनांक में भिन्नता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्यों? क्योंकि एक सूत्र होता है क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है। क्वथनांक दाब का समानुपाती होता है। जैसे एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर दाब बराबर, क्या पढ़ा है आपने? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। मतलब यह हुआ कि यहाँ पर दाब मतलब पी बराबर एफ अपान ए हो गया। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका कह सकते हैं कि वो बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य का कशेरु दंड में कितनी कशेरु होती हैं? मनुष्य के कशेरु दंड में कितनी? तो आपकी 33 पाई जाती है। कितनी? 33 होती है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे जो आपके जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? चलिए यहां पर बताइए कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं कैसे? 61 का ऑप्शन बने आपका डी नंबर समानांतर तरीके से। कैसे समानांतर जुड़ते हैं? इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर समानांतर क्रम में होते हैं। ठीक है,
समानांतर मतलब होता है 1/r बराबर 1/r बराबर 1/r2 प्लस 1/r3 r2 प्लस 1/r3 ये ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरम चट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती हैं। चलिए दिया गया है हरम चट्टन पवने किस मरुस्थल से चलती हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये आपकी सहारा मरुस्थल से चलती हैं। कहां से, तो आपकी सहारा मरुस्थल, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ये सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है, अफ्रीका में आपका है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखो खरीफ की फसल जो होती है वो आपकी मौसमी फसल होती है, अर्थात आपके कह सकते हैं जून जुलाई में बोई जाती है। तो आप ही बताइए कौन सी आपकी नहीं है, आपसे पूछा गया है। चलिए 63 नंबर में, तो देखिए 63 की अगर बात करते हैं तो भाई जो गेहूं है ये रबी की फसल है ना, और जो चना है वो आपकी रबी की फसल है, लेकिन धान और जो मक्का है वो कैसी आपकी खरीफ की है। मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 2 और 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का जो विकास किया था वो किसने किया था, 64 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास आईबीएम एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय की संयुक्त परियोजना के तहत ये बना था। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा, आईबीएम एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से ये बनाया गया था। तो 64 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो, अच्छा भारत की अगर बात करें कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर था, भारत में जो सुपर कंप्यूटर था वो था एनएसएम के तहत परम शिवाय। ठीक है, परम शिवाय भारत में दूसरा सुपर कंप्यूटर था, आपका आईआईटी खड़गपुर में आपका स्थापित किया गया था। तीसरा सुपर कंप्यूटर भी आपका है जो कि ब्रह्म को आईसीईआर पुणे में किया गया था। कुल मिला के परम नाम आपने पढ़ा होगा कि जो सीडैक कंपनी थी, भारत में जो सीडैक कंपनी थी वो प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था 1988 में। तो अगर पहला पूछता है तो डायरेक्ट लगाइएगा प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 1988 में यह सीडैक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई। मतलब जो भारत में नगरीय क्षेत्र है, नगरीय अर्थात शहरी क्षेत्र हुए, तो उसमें से बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए यहाँ पर समिति गठित की गई। यह समिति कौन सी है, 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हासिम समिति है। कौन सी है, हासिम समिति, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हासिम समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है वो आपका कौन सा है साथियों, यहां पर जवाब दीजिए, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपका क्या बन सकता है। तो देखो आपका 66 का आंसर बनेगा सी नंबर, स्थानीय मेलों पर जो आपका कर होता है, स्थानीय मेलों के जो कर होते हैं ये ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। 66 का ऑप्शन आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरकारी आयोग, क्या दिया गया है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था। यहां पर बताइए सरकारी आयोग जो था वो किसके लिए गठित किया गया था, यहां पर आंसर देना है। चलिए अच्छा यहाँ पर देखो एक पॉइंट और आपका रह गया, यहाँ पर जो दिया गया था इस वाले पॉइंट में कौन सा भू राजस्व दिया गया है ना, क्या दिया है कि बिक्री एवं भू राजस्व कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। इसमें क्या दिया था, यहाँ पर ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत हो गया, स्थानीय मेलों पर कर हो गया। लेकिन जो भू राजस्व वाला जो लोग यहाँ पर कह रहे थे, तो भू राजस्व जो होता है ये होता है राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा, तो आपकी राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, और ये क्या है, ग्राम पंचायत। हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, सरकारी आयोग किसका संबंध है। 67 का ऑप्शन हो जाएगा, सरकारिया अर्थात जो केंद्र और राज्य के मध्य है, अर्थात यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उनकी समीक्षा के लिए गठित की गई थी। यहां पर आपका सरकारी आयोग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान आपके दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो आपकी किसमें है, तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका भाग 9 में। भाग 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहां पर बनेगा भाग 9 हो जाएगा, इसमें से प्रावधान किया गया है। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, कहां से, नागौर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ये बताइए नागरिकों के मौलिक अधिकार में जो संशोधन कर सकता है वो अधिकार किसको दिया गया है। चलिए ये जो अधिकार दिया गया है किसके पास है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर सी नंबर आपकी संसद में हो जाएगा। किसमें, तो आपकी संसद के पास होगा, संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो भारतीय संसद में तो आपको पता है भारतीय संसद में कौन कौन आपके शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी, अनामुड़ी, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अनामुड़ाई है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। ठीक है ना, और ये जो स्थिति है केरल के इदुक्की जिला में है। कहां पर है, केरल के इदुक्की जिले में आपकी स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसे जोड़ता है। जोजिला दर्रा ये जोड़ता है किसको, लेह को श्रीनगर से जोड़ता
जोड़ता है। हमने ज्योग्राफी की क्लास में आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी की क्लास देख लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। क्या सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस सेट हो। एक्स वाई जेड के क्वेश्चन जो होंगे हमारे हिस्ट्री क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो स्पेशल क्लासेस चलाई गई हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की, उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो जोजिला दर्रा जो आपका है 71 में, वो आपका डी हो जाएगा। लेह और आपके श्रीनगर को जोड़ता है। क्या लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, याद रखिए। लेह जो कि भारत का सबसे ठंडा आपका स्थल भी है। सबसे ठंडा स्थल कौन है? लेह। आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मोडेम किसके द्वारा जुड़ा होता है? मॉडम जिसे बोलते हैं मॉडम, ये मॉडम फोन लाइन से जुड़ा होता है। किससे? फोन लाइन से। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका हो जाएगा। मॉडम जो बोलते हैं मॉड्यूलेटर, है ना, एंड या बोल देते हैं डिमॉड्यूलेटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही और वही क्रम आपको बताना है। अब आप बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हो सकता है? क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन सा आपका हो सकता है? चलिए देखो ये अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में जो आपका है कह रहा है अवरोही क्रम में। क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में। तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और आपके अर्जेंटीना, मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया गया। कौन सा? बी नंबर। यहाँ पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और आपके अर्जेंटीना। देखिए सबसे नंबर एक में आपका रूस हो जाता है। क्या? रूस हो जाता है। उधर फिर आपका कनाडा हो जाता है। क्या? कनाडा हो जाता है। कनाडा के बाद आपका चीन हो जाता है। चीन हो जाता है। फिर आपका यूएसए हो जाता है। यूएसए के बाद आपका ब्राजील हो गया। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका नंबर आता है भारत का 7वां। इसके बाद आपका अर्जेंटीना। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन से हैं? स्पेशल डोज आपने नहीं देखा है तो स्पेशल डोज भी आप लोग दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी इनमें से कौन थी? 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ये थी वंदना कटारिया। वंदना कटारिया इसका आंसर बनेगा डी नंबर, वंदना कटारिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना किस विभाग या मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नंबर 1 क्वेश्चन है, अर्थात कह सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा? तो आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है, एक जिला एक उत्पाद। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर ग्रामीण विकास से संबंधित है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? बहराइच और इसके बाद दिया गया सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश, ये क्वेश्चन हिंदी, ये क्वेश्चन यूपीजी के या जीके कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिए ये क्वेश्चन हर जगह मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका अवधि क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सुल्तानपुर, बहराइच, मतलब आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके अवधि क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो वही 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सी नंबर, गोरखपुर जेल में दी गई थी। यहां पर गोरखपुर कारावास में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी आपकी कब? तो 1927 में दी गई थी। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा ये क्वेश्चन यूपी जीके से रिलेटेड है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी जीके से। अगर आपने यूपी जीके की वीडियो नहीं देखा है तो यूपी जीके की वीडियो आप लोग देखिएगा, हमने बहुत वीडियो बना के रखा है। देखो यहां पर दिया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, आईएमपी क्वेश्चन है, पुरुष साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 77.3%, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, 77.3% आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे महिलाओं के लिए, अर्थात जो आपकी महिलाएं हैं उनके लिए, जो आपकी हैं उनके लिए कितना है? तो आपका था 57.20%, अर्थात फीमेल का जो आपका 57.20% यूपी के। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? यूपी जी के में आपको डायरेक्ट ऐसे हमने बताया था कि ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज गौर योजना का अंग बन गई है? मतलब जो एक योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज गौर योजना, इसका एक अंग बन गई है, अर्थात इसमें ये मिक्स कर दी गई है। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये सभी, अर्थात जो आपकी आईआरडीपी है, ट्राइसेम है और डीडब्ल्यूसीआरए, अर्थात ये सभी इसी के अंग बन गई है। याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी, था कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल। याद रखिए इस क्वेश्चन को हमने कई बार बताया है, 1 अप्रैल 1999 इसका आंसर 1999 वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए और याद रखिएगा कि जो ये योजना है अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसमें पिछली 6 योजनाओं को एक साथ मिला लिया गया है। कितनी? 6 योजनाओं को इसी में मिक्स कर दिया गया है। याद रखिए मिक्स कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, कौनौंदा बांध परियोजना किस जनपद में है? देखो दिया है कौनौंदा बांध परियोजना किस जनपद में है, और ये क्वेश्चन तो भाई आज पढ़ रहे हैं आप लोग। अब बताइए कहां हो सकता है, ये बताइए ये कहां हो सकता है, तुक्का मारिए भाई, तुक्का कहां तक आप लोगों को जाता है। चलिए 81 नंबर में, तो ये पड़ता है आपके ललितपुर में, इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर। याद रखिए ललितपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, और देखो आपके जैसे रामगंगा नदी, रामगंगा हो गया, बेतवा नदी में माता टीला हो गया, सोन नदी पर बाणसागर हो गया, रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना हो गई, गोमती नदी पर शारदा परियोजना हो गई। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे शारदा परियोजना किस नदी पर है तो आप बताइएगा कि गोमती नदी पर आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है। जनजातियों का जो परसेंटेज है वो है आपका 0.6%। याद रखिए 0.6% इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में संविधान का 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अब आप बताइए कि कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में माना जाता है, याद रखिएगा, जो कि संविधान का संशोधन हुआ था 11वीं अनुसूची और 73वें के तहत आपका हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर सुमेलित करना है, देख सकते हैं यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, बताइएगा भाई। फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए यहां पर जाना जाता है, फिरोजाबाद। तो भाई फिरोजाबाद जाना जाता है कांच की चूड़ी के लिए। किसके लिए भाई, कांच की चूड़ी के लिए जाना जाता है जो आपका फिरोजाबाद है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कानपुर, तो कानपुर जो जाना जाता है वो चमड़े की वस्तुओं के लिए। किसके लिए, तो आपके चमड़े के सामान के लिए। इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। नजीबाबाद किसके लिए, तो आपके प्लाईवुड के लिए, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। और सहारनपुर किसके लिए, तो आपके लकड़ी की नक्काशी के लिए। तो यहां पर लकड़ी का नक्काशी यहां पर 3 हो जाएगा। मतलब आपका पास यहां पर बनेगा 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। हमने आपको हमेशा इस क्वेश्चन को बहुत बार रटा दिया है, पूरी तरीके से इस टॉपिक को हमने पढ़ाया था। एक बार देख लेंगे तो आंसर आपका पूरा क्लिक कर दोगे, इतना हमने रटा दिया है यूपीजी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पंखा जनजाति का निवास स्थान क्या है। भाई यहां पर दिया गया है क्या, आपसे दिया गया है पंखा जनजाति का निवास स्थल 85 नंबर में। बड़ा कठिन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो देखिए भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जनजाति का निवास है सोनभद्र। हमने बताया था जब कोई भी अगर आपको पता ना चले, जब आपको जनजाति से क्वेश्चन आए और आपको लगे कि हमको नहीं आता है और आपको लगाना है, तो आप आंसर लगाइए सोनभद्र। क्या लगाएंगे आप, सोनभद्र लगा दीजिएगा। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं सोनभद्र जनपद में ही पाई जाती हैं। सोनभद्र में जैसे बायगा जनजाति भी पाई जाती है ना। और एक क्वेश्चन होता है थारू जनजाति दीपावली को शोक मनाती है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में आपकी निवास करती है। ठीक है, और गोंड जनजाति सिद्धार्थनगर जिले में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों में या किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश जो आपका है ये किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। 86 नंबर का हो जाएगा आलू उत्पादन में। किसमें, आलू, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, आलू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात इनमें से क्या हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन पढ़ाया है, अगर आप बताइए जितने स्टूडेंट हमारे जुड़े हैं, मतलब पहले वाले स्टूडेंट नहीं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है उनसे नहीं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 1 महीना से, वो बता दें कि यूपी जीके का ऐसा कोई एक क्वेश्चन छूटा है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था अभी, कौन सा, कनौदा बांध, वो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आपको पूरे पूरी क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर जो आपका ये क्वेश्चन है, देखा होगा कि अभी हमने आज ही आपको पढ़ाया था। देखो 87 का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। यहां पर 902 इसका आंसर बनेगा, यहां पर बी नंबर 902 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये पूछा गया शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और भारत में पूछ लेता तो क्या बताते, अगर भारत में पूछ लेता तो आप जवाब देते कि 919 है भारत का है लिंगानुपात, 919 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है, तो अंतिम चरण होता है आम का होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, आम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चौथा स्थान है। कौन सा है भाई, चौथा स्थान, याद रखिए चौथा स्थान इसका हो जाएगा। क्लियर है ना। पहला स्थान राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद किसका आता है ये बताइए, किसी को याद है। 5वां नंबर किसका स्थान आता है, 5वां नंबर आता है गुजरात का, 6वां नंबर आता है कर्नाटक का और 7वां नंबर आता है आंध्र प्रदेश का आता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र आपको बताना है, यूपी जीके का क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा है। यहां पर हो जाएगा क्या आपका मुगल सराय क्षेत्र, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर, मुगल सराय क्षेत्र इसका हो जाएगा, मुगल सराय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर जो बनारस में है, बनारस में रेल इंजन बनाए जाते हैं वो डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं बनारस वाले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को कितने जिलों में, तो आप कहेंगे कि सर आपके 75 जिलों में। कितने, 75 जिलों में विभाजित किया गया है। 18 मंडल आपके हैं, कितने, 18 मंडल है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो आपका टैक्स होता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया आपको बताया था लगान, अगर आपको याद होगा कि ग्रामीण परिवेश जो हमने बताया था, है ना, हमने बताया था ग्रामीण परिवेश में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताया, कई बार पढ़ाया, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है कि यहां पर जो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स है वो आपका लगान है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया वो संत विनोबा भावे के द्वारा, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहां से स्टार्टिंग हुई थी, तो आपके आंध्र प्रदेश से स्टार्टिंग हुई थी, अर्थात कि भूदान सर्वप्रथम विनोबा भावे को आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? पहली योजना आपकी है जो कि ज्यादा चली भी नहीं थी, असफल हो गई थी। यहाँ पर आंसर आपका 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। अधिकतर जो योजनाएं हैं स्टार्टिंग में वो 2 अक्टूबर को ही स्टार्टिंग होती थी, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जब आपको ना आए तो 2 अक्टूबर लगा दीजिएगा, ठीक है। देखा जाएगा बाद में, गलती होगा तो गलती हो जाएगा, मतलब जब ना आए तब की बात कह रहे हैं, अगर आ रहा है तो जबरदस्ती खाए में ना कुछ जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी? अर्थात ग्रामीण विकास के लिए जो केंद्र से आवंटित की जाती है धनराशि वो सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित की जाती है, अर्थात खातों में हस्तांतरित की जाती है। तो यह व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यकाल में की गई थी? यह कार्यक्रम की गई थी। यह कार्यक्रम था आपका ऑप्शन बी नंबर जवाहर रोजगार योजना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जवाहर रोजगार योजना, जो कि योजना शुरू की गई थी 1989 में। क्या 1989 में यह योजना आपकी शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइसेम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ट्राइसेम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यहाँ पर 96 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ट्राइसेम यहां पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर रोजगार सृजन से है। किसे है? रोजगार सृजन से है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो ट्राइसेम योजना है ये आपके 15 अगस्त 1979 को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को सन 2019 तक कितने गांवों को चयन करने का विकास करना था? अर्थात जो आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत प्रत्येक संसद को कितने गांवों को 2019 तक उनका चयन करके उनका विकास करना था? यहां पर जो आपका 97 का ऑप्शन है सी हो जाएगा, यहां पर 3 गांवों को। 30 का ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? यहां पर हो जाएगा सी नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूमि सुधार से जो संबंधित है यहां पर 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भूमि सुधार से आपका देख सकते हैं भूदान आंदोलन, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। अब तो बहुत ऐसे प्यारे साथी जुड़े हैं जो नए जुड़े हैं या जल्दीबाजी में गलती कर दिए होंगे, जबकि पता है यहां पर चिपको आंदोलन है वृक्ष के बचाव से है। किससे? वृक्ष के बचाव से। तो बताइए साथियों क्या ए नंबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। एग्जामिनर गलती इसी प्रकार से करवाता है आप लोगों से, ए और बी दे देगा और बाद में एक ऑप्शन दे देगा ए और प्लस डी दोनों। तो आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग ए प्लस बी दोनों कर देते हो, याद रखिएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर ग्रेनाइट और नाइस मतलब ग्रेनाइट पत्थर होते हैं, इनका जब क्षरण होता है तब लाल मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिए। यहाँ पर 99 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। जो ग्रेनाइट है ये अग्नि चट्टान है। कैसी है भाई? ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं वो अग्नि चट्टाने हैं। कैसी हैं? अग्नि चट्टान है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और ग्रेनाइट या अग्नि चट्टान को हम लोग प्राथमिक या म्रात सेल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर बनेगा, क्या बनेगा कि बी नंबर? बताइए भाई, सी नंबर बनेगा या बी नंबर बनेगा? कौन सा बन सकता है? सी नंबर। 1950 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ था? 1877 में। देखो इसका समय जो आपका है ये 1877 में क्या हुआ था? 1877 में आपके उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर आगरा और अवध किया गया था। 1937 में आगरा एवं अवध का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया था। इसके बाद यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी कारण से आपको जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कब से शुरुआत की गई। 2 क्वेश्चन जवाब देना है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना शुरू किया गया था। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है।